गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की क्लास। फर्स्ट क्लास है आज हमारी इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एग्ज़ाम में वेटेज काफ़ी रखता है। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने वाला सब्जेक्ट है, क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ेगी, जैसे मैगजिम्स वगैरह हमारे पास आएंगी बीच में, बट समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मार्क्स जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ किया है ना, उसका हाफ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेंथ वाइज कह रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिकली भी और एग्जाम में भी। ठीक है, आप कोर्ट में जब काम करोगे एज एन एडवोकेट या फिर एज अ जज, दोनों सिचुएशन में स्पेसिफिक रिलीफ के बिना नहीं काम चलेगा। सिविल साइड पे जब काम कर रहे हो तो ये मान के चलना, मोर देन 50% जो आपके पास मैटर पेंडिंग होंगे उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूज होने वाला है। तो उस लेवल पे इसको पढ़ के चलना। इंटरव्यू में जब बैठोगे, लाइकली चांसेस कि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में, भले ही माइनर सब्जेक्ट है बट फिर भी इंपॉर्टेंट में इसको हम लेके चलेंगे। आप देखिए, बेसिकली यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? रिलीफ की बात हो रही है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। रिलीफ क्या होते हैं? हमने इससे पहले लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने पढ़ा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो उस केस में क्या रिलीफ बन सकता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? रेमेडीज की फॉर्म में हमने पढ़ा था कि कंपनसेशन, डैमेजेस वगैरह दिए जा सकते हैं। यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको डैमेजेस दिए जाते हैं, और डैमेजेस किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में। बट इन एक्चुअल अगर आप इस चीज को देखोगे, इन एवरी सिचुएशन मॉनेटरी जो कंसिडरेशन होता है, यानी कि मॉनेटरी जो कंपनसेशन होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में एडिक्वेट रिलीफ हो सामने वाले के लिए। क्योंकि जो चीजें होती है ना, उसकी वैल्यू जो होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती होती है। कोई चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकता है उसकी इतनी वर्थ ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी उसमें सामने वाले को कंपनसेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, देखो सपोज ये एफ है, एफ की डेथ हो जाती है। अब एफ की डेथ के बाद जो इसका जितने भी क्लोथ्स होंगे या जो भी इसका सामान होगा, इसके बच्चों के लिए तो वो बेशकीमती हैं। मतलब जो इसकी वाइफ होगी, क्योंकि हम कहते हैं ना वो लास्ट उसकी निशानी है। बट अगर वैसे देखें, वो तो सारा सामान क्या है, वो तो यूज्ड है, सेकंड हैंड हो चुका है। अगर उसको मार्केट में सेल करने जाओगे, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू थोड़ा ना होगी वहां पे। यानी कि चीजों की जो वैल्यू है पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। तो ऐसा ही हम कह रहे हैं कि हम जब सामने वाले को रिलीफ दे रहे हैं, तो अभी तक जितने भी रिलीफ हमने पढ़े हैं, लॉ जो है वो कौन से रिलीफ देता होता है? वो रिलीफ दे रहा है आपको मॉनेटरी टर्म्स में। दो तरह के लॉ हम यहाँ पे पढ़ते होते हैं। एक हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि जो स्टैट्यूट बनाता होता है, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो प्रेसिडेंट से सेटल कर दिए गए, इंग्लिश लॉ जिसको हम कह देते होते हैं। अब ये जो लॉ हैं, दोनों के दोनों हमें क्या दे रहे हैं? ये फॉर्मल रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मल रूल्स, ये जो लॉ है, हमें ये लॉ क्या, लॉ का काम क्या है? हमें फॉर्मल रूल्स प्रोवाइड करना। और ये जितने भी फॉर्मल रूल्स होते हैं, ये ऑलवेज क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जो इसमें प्रोविजन दे दिया गया, हमें एज इट इज उस प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी कि अगर इसमें आपको रिलीफ की फॉर्म में कंपनसेशन लिखा हुआ है इन मनी, तो हमें रिलीफ सिर्फ कंपनसेशन इन मनी ही देना है, उसके अलावा हम नहीं दे सकते हैं। अब हुआ क्या, कोर्ट्स के सामने ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कोर्ट कहता है कि एक जो बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ लॉ होता है ना, उसमें सिर्फ सामने वाले को रिलीफ दे दिया वो मैटर नहीं करता होता, क्या वो रिलीफ एडिक्वेट भी है उसके लिए, वो मैटर करता होता है। अब हर सिचुएशन में, पहली बात, मॉनेटरी जो रिलीफ होगा वो हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है हर किसी के लिए एडिक्वेट होगा। उस पर्सन को, अब जो हम कह रहे हैं कि इस फादर के जो भी पुरानी चीजें थी, अब उसके बच्चों के लिए या उसकी वाइफ के लिए तो वही एक रिलीफ है ना। अगर आप बोलोगे कि नहीं, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम अटैच कर देते हैं और इसको बदले में हम क्या देते हैं, इसके वाइफ को या इसके बच्चों को पैसे दे देते हैं,
पैसे कितने, जितनी उसकी वैल्यू है, वो सेकंड हैंड चीज़ों की कितनी वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं। तो क्या अगर हम उनको वो चीज़ दे रहे हैं वो हम जस्टिस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। भले ही हमने उसको क्या दे दिया वहां पे, मॉनेटरी सेंस में रिलीफ दे दिया। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, अभी तक हमने जितने भी लॉ पढ़े, हमने या तो कॉमन लॉ पढ़ा सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हमारे पास लेजिस्लेचर ने लॉ बनाने शुरू किए, स्टैट्यूट्स आ गए हमारे पास। ये जितने भी लॉ हैं हमें फॉर्मल रूल्स बताते हैं गवर्नेंस के, और ये रूल्स ऑलवेज क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी तो हम इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लॉ की। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, हमें ये तो पता है कि कॉमन लॉ हुआ करता था। अब कॉमन लॉ आपको क्या दे रहा है, रूल्स दे रहा है, रिजिड रूल्स हैं। इंग्लिश लॉ में ना कोर्ट्स ऑफ इक्विटी भी हुआ करती थी। इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें ना, चांसलर्स कोर्ट उसको हम कहते हैं, यानी कि अगर कोई पार्टी कॉमन लॉ में जो जो कोर्ट्स ने डिसीजन दिया उससे एग्रीव्ड है, तो वो किसके पास जाया करती थी, चांसलर्स कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ इक्विटी, या फिर समझने के लिए कह दीजिए कि किंग के पास जाया करती थी। यूके में तो आज भी वो चीज चलती है ना, किंग होता है वहां पे। तो किंग के पास जाके क्या रखती थी, अपनी ग्रीवियंस, कि आपने जो यहाँ पे मुझे रिलीफ दिया है, कॉमन लॉ में जो मुझे रिलीफ मिला है, इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर मी। अब जो किंग हुआ करता था वो क्या करता था, वो ऑन दी बेसिस ऑफ इक्विटी, ऑन दी बेसिस ऑफ जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ये आप पूरे थ्रू आउट दी लॉ पढ़ते होते हुए चीजें, हमने भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं हो सकता है उसमें भी हमने ये तीनों टर्म्स पढ़ी होगी, और मैंने आपको बोला होगा जब एसआरए करेंगे तब समझेंगे ये तीनों चीजें होती क्या हैं। तीन चीजों की हम बात कर रहे हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ये आप बार बार चीजें पढ़ते हो। इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, जस्टिस के ऊपर आते हैं, और फिर गुड कंसाइंस के ऊपर आते हैं। अभी मैंने एक्ट शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ एक आपको बेस बनाना चाह रहा हूं कि आपको पता लगे कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने चाह रहे हैं। इससे पहले हमने रिलीफ पढ़े हुए हैं, बट जो बाकी एक्ट में, यानी कि जो बाकी एक्ट कौन से हुए, स्टैट्यूट्स में या कॉमन लॉ में हमें रिलीफ दिए हुए, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो एडिक्वेट हो। जब वो एडिक्वेट है हमें वही कंपनसेशन दे देना सामने वाले को, बट अगर किसी सिचुएशन में वो इनएडिक्वेट है तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, हमें उसको स्पेसिफिक रिलीफ देना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है, बाद में आते हैं इसके ऊपर। अब आप पहले ये समझिए इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस क्या होता है। जितने भी स्पेसिफिक रिलीफ होते हैं वो बेस्ड होते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर, क्योंकि जब वो किंग के पास मैटर जा रहा है, मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, 1700 1800 सेंचुरी की, यानी कि उस समय जब किंग के पास मैटर जा रहे हैं तो वो लॉ थोड़ा ना वहां पे देख रहे हैं, वो पुराने प्रेसिडेंट्स जो सेट हुए वो थोड़ा ना देख रहे हैं। उन्हें तो अपना देखना है कि ऑन दी बेसिस ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेयरनेस, फेयरनेस। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, कि वो दिखना चाहिए हमें फेयर। जैसे हम कहते हैं ना इक्वेलिटी, एक टर्म होती है हमारे पास इक्वेलिटी, एक टर्म होती है हमारे पास इक्विटी। इक्वेलिटी की अगर हम बात करें, इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वलनेस, इक्वलनेस, और इसका मतलब क्या होता है, फेयरनेस। कई लॉ तो हमें हमेशा इक्वेलिटी का ही प्रिंसिपल बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वेलिटी। लॉ सबको क्या लेके चलता है, इक्वल लेके चलता है। बट कई बारी सबको इक्वल लेके चलने पे क्या होता है, जस्टिस नहीं हो पाता है। हमें जो रिसोर्सेज होती है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, यानी कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अब आप इक्वेलिटी में एक बारी देखिए, लॉ तो आंख बंद करके चलेगा, कानून के आगे तो पट्टी लगी होती है ना, अब हट गई है वो अलग बात है, बट एक दो तीन, तीनों के पास एक एक टेबल दिया हुआ है, ये क्या है, इक्वेलिटी। अब इस इक्वेलिटी, लॉ ने इक्वेलिटी कर दिया, बट यहाँ पे देखो क्या ये जस्टिस हो पा रहा है इस बेसिस पे। अब वो मैच देख रहे हैं जो, इसको तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और ये ज्यादा ही ऊपर हो गया। तो इक्विटी कहती है यहाँ पे आपकी, अगर इसमें से ये ना भी देखो आप, अगर आप ही से पूछा जाए तो ऑन दी बेसिस ऑफ गुड कंसाइंस, आप क्या बताओगे यहाँ पे। गुड कंसाइंस का मतलब क्या होता है, आपकी जो सूझबूझ है, यानी कि आप कुछ गलत डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपने जो डिसीजन दिया उसके बेसिस पे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ मैंने जस्टिस कर दिया, इसको कहते हैं गुड कंसाइंस। आपकी जो गुड कंसाइंस है उसके बेसिस पे आपको लगेगा अगर मैं इसका एक टेबल इसको दे दूं
तो ये तीनों के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगी, यानी कि तीनों ये मैच देख पाएंगे। इसको हम कह रहे हैं फेयरनेस। भले ही मैंने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं किया, जिसको नहीं जरूरत उसको नहीं दिया ना मैंने टेबल, जिसको ज्यादा की जरूरत थी उसको वहां पे ज्यादा दे दिया। हमारे पास जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंस से पहले अगर आप देखो ना, इतनी इनइक्वलिटी थी हमारी कंट्री में। आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होगी, उसमें कहते थे कि इसको टच नहीं करना, अनटचेबिलिटी वगैरह चलती होती थी। तो वो जो एक क्लास थी उसको बहुत ही डिग्रेड किया गया था। अब उसको अगर हमें बाकियों के बराबर लेके आना है, अपलिफ्ट करना है, तो बाकियों से ज्यादा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी कि वहां पे हमें इक्विटी का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, इक्वलिटी काम नहीं करेगी। और इक्विटी ऑलवेज सुपरसीड्स इक्वलिटी जहां पे जरूरत पड़ेगी। सिचुएशन हो सकती है कि मैंने आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया 1 लाख रुपया, और वो मॉनेटरी कंपनसेशन उस सिचुएशन में सफिशिएंट है, फिर आपको इक्विटी लाने की जरूरत नहीं है वहां पे। बट अगर वो सफिशिएंट नहीं है 1 लाख रुपया, फिर मैं कौन सा प्रिंसिपल लेके आऊंगा, इक्विटी का। ये क्यों समझा रहा हूँ, इक्विटी का मीनिंग तो आपको सबको क्लियर हो गया ना। ऐसे ही जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है आप देखोगे वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। जो वो ये तो वैसे ही ऊपर है, सबको बराबर लाने के लिए किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि टाइम बिंग के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, बाद में मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बाद की सिचुएशंस है। बट जो उसका उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट था, उसके पीछे जो बेसिस था, उसकी बात कर रहे हैं। इक्विटी मींस फेयरनेस, ये देखो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इक्विटी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, फेयरनेस, और इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वलनेस या सेमनेस, सबको सेम देना। और इक्विटी मींस फेयरनेस, कि हाँ ये सच में फेयर हो रहा है, ये जस्टिस हो रहा है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तीनों का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तीनों एक साथ ही हम पढ़ते हैं। अगर हम इक्विटी कर पा रहे हैं और वो नीड ऑफ द सिचुएशन है, इट मींस कि मैं क्या कर पा रहा हूं, जस्टिस कर पा रहा हूं, न्याय कर पा रहा हूं। गुड कंसाइंस मैंने आपको बता दिया कि आपकी वो सोचने की पावर, कि क्या आपने ये सही किया है या नहीं किया, अपनी तरफ से आपने बिल्कुल सही चीजें की है, उसको कह रहे गुड कंसाइंस। तो ये पूरा जो लॉ है हमारे पास, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो पूरा बेस्ड है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर। ये पूरा लॉ देखो कैसे आती है सिचुएशंस हमारे पास। पहले हम इंग्लिश लॉ की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लॉ में क्या था आपको पता लगा, कॉमन लॉ चल रहा था। कॉमन लॉ में कॉमन लॉ कोर्ट्स हुआ करती थी, जैसे हमारे पास सिविल कोर्ट्स है ना, वहां पे क्या हुआ करती थी, इंग्लिश में कॉमन लॉ कोर्ट्स हुआ करती थी। यहां से कोई पार्टी अगर एग्रीव्ड होती थी तो एक कोर्ट्स अलग से बना रखी थी उन्होंने, जिसको हम कहते थे इक्विटी कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट्स मतलब चांसलर्स की कोर्ट्स। अब जो यहाँ पे अगर एग्रीव्ड है वो यहां जाता था, किस चीज के लिए, इक्विटी डिमांड करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, बोरो किया यहां से इंग्लिश लॉ से। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था पहले। 1877 में हमने ये इक्विटी कोर्ट्स को देखते हुए कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो इक्वेलिटी से भी ऊपर चल के एक चीज कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास भी एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को कोडिफाई कर पाए। तो 1877 में पहली बारी हमारे पास आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कुछ प्रोविजंस हमने इसकी कहां से ली, इक्विटी कोर्ट्स से लिया हमने, इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। और कुछ प्रोविजंस हमने इसकी कहां से लिया, न्यूयॉर्क सिविल कोड से। न्यूयॉर्क सिविल कोड भी इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। दो जगह से हमने इसकी प्रोविजंस लिया, और 1877 का हमने एसआरए क्या किया, कोडिफाई कर दिया इंडिया में। अब जो ये 1877 का एसआरए था, ये भी धीरे धीरे हमने, जब जजेस ने इसकी इंटरप्रिटेशन किया, तो ये चीज सामने आती है कि ये इनएडिक्वेट है। मतलब इसमें जो प्रोविजंस दी हुई है ना, ये उस पर्पस को जस्टिफाइज नहीं कर पा रही है। पर्पस क्या था हमारा, फेयरनेस लाना। यानी कि जहां पे ऑर्डिनरी रेमेडी जो है, जो लॉ में ऑर्डिनरी रेमेडी दिया हुआ है, वो पार्टी को दे भी रहे हैं तभी भी जस्टिस नहीं हो पा रहा। इट मीन्स कि जो ऑर्डिनरी रेमेडी है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी देनी पड़ेगी। अब इक्विटी के लिए स्पेसिफिक रिलीफ आ गया, यानी कि इक्विटेबल रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ को हम और क्या कहते हैं, इक्विटेबल रिलीफ। अब ये रिलीफ कोर्ट ने कहा कि हम देंगे, बट जब ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया, जो यहाँ पे प्रोविजंस दी हुई थी, जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है,
वो धीरे धीरे हमें समझ आया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये इनसफिशिएंट प्रोविजंस है, और इस एक्ट को अब हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, नया लॉ लेके आना पड़ेगा। तो इसको पूरे को रिपील करके हमारे पास फिर आता है 1963 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो एट प्रेजेंट भी हम पढ़ रहे हैं। अब ये एक्ट हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में। क्या होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ, उसके ऊपर आते हैं अभी हम। आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। पहला, ये जितना भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हमने पढ़ना है, ये आपको सिविल रेमेडी बता रहा है। सिविल, क्रिमिनल पे नहीं लगता स्पेसिफिक रिलीफ कभी भी, सिर्फ कौन सी साइड पे लगेगा, सिविल पे। दो तरह के लॉज होते हैं, हमने बार बार चीजें पढ़ी हुई हैं। एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉज, एक होते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो ये कौन सा लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है, ये एडजेक्टिव लॉ है। ये आपको आपके राइट्स के बारे में नहीं बता रहा है, ये आपको रेमेडी के बारे में बता रहा है कि क्या आपको रेमेडी मिल सकती है। और ये रेमेडी कब मिलेगी, यानी कि कब इसकी सिचुएशन आएगी हमारे पास, जब ऑर्डिनरी जो रेमेडी लॉ में दिया हुआ है, स्टैट्यूट में दिया हुआ है, व्हेन इट इज नॉट सफिशिएंट। फिर इक्विटी पिक्चर में आएगी, लॉ ऑफ इक्विटी पिक्चर में आएगा, यानी कि हमें वो स्पेसिफिक रेमेडी वहां पे देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक रेमेडी मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमें ऑर्डिनरी रिलीफ ना देके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, रिलीफ, ऑर्डिनरी रिलीफ ना देके हमें सामने वाले को अब क्या देना पड़ेगा, उसे हमें देना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ। अगर मैं ऑर्डिनरी रिलीफ दे रहा हूं, वो तो स्टैट्यूट में दिया हुआ है, बट मैं अगर उससे ऊपर इक्विटी के बेसिस पे देना चाहता हूं उसको, तो मैं क्या दूंगा, स्पेसिफिक रिलीफ दूंगा। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ किस किस तरह के होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहले हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही दिया हुआ है सारा। आप देखिए, अगर हम शॉर्ट टाइटल प्रिलिमिनरी को छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में स्पेसिफिक रिलीफ। पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर्स हमें दिए हुए, दे ऑल आर डीलिंग विद स्पेसिफिक रिलीफ। पहला हमें स्पेसिफिक रिलीफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर रहा हूं, किस तरह से होता है वो बाद में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बट वो क्या होगा, वो स्पेसिफिक रिलीफ होगा। वो देखो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई ट्रेसपासर उसमें आ गया, या हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे सीपीसी की क्लास में किए होंगे कि मेरी प्रॉपर्टी है, टेनेंट वहां पे बैठा हुआ है, उसको खाली नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी खत्म हो चुका है, अब मैं उसको कह रहा हूँ खाली करो यहाँ से, वो नहीं कर रहा है, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टाइटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप उससे खाली तो करवा सकता हूँ ना। मैं प्रॉपर्टी का क्या मांगूंगा, पोजेशन मांगूंगा वहां पे। तो पोजेशन ऐसे भी मांगा जा सकता है, पोजेशन अदरवाइज कि मेरे को किसी ने डिस्पोजेस कर दिया प्रॉपर्टी में से। अब अगर कोर्ट यहाँ पे कहे कि नहीं उसको रहने दो, आप उससे पैसे ही ले लो, तो क्या ये एडिक्वेट रिलीफ होगा? ध्यान से देखिए आप, हो सकता है किसी पर्सन के लिए एडिक्वेट रिलीफ भी हो वो, बट हो सकता है किसी के लिए वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है उससे जो पर्सन के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। अब उसको किस चीज के लिए उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, हर चीज, हर पर्सन का वो वेरी करेगा। इट मीन्स कि बेटर है कि यहाँ पे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन ना देके उसको वो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही दिलवा दिया जाए। यानी कि मॉनेटरी कंपनसेशन अगर हम देते हैं यहाँ पे, जो कि बाकी लॉ में दिया हुआ है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, टेनेंसी एग्रीमेंट भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है एक, तो उसकी ब्रीच हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे डैमेजेस वगैरह ले रहे हैं दूसरी पार्टी से, तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा यहाँ पे। वो तो कह रहा है मुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए मेरी वापस, वो एडिक्वेट रिलीफ होगा यहाँ पे। तो अगर हम किसी को पोजेशन वापस दे रहे हैं, वो क्या है, वो सिर्फ रिलीफ नहीं है, वो क्या है, वो स्पेसिफिक रिलीफ है। सेकंड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज डिलीवर करूंगा, आपने एक गाड़ी बुक कर ली नहीं, और गाड़ी उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स की वेटिंग है, आपने वो गाड़ी क्या करना था, प्रेजेंट करना था अपने पेरेंट्स को। अब वो 6 मंथ्स की वेटिंग है, आपने कहा कोई बात नहीं, जो बर्थडे है उनका उस पर मैंने प्रेजेंट करना है, या उनकी 25th एनिवर्सरी है उस पर मैंने प्रेजेंट करना है, और उससे पहले 1 वीक आप दे रहे हो डेट, उस समय तक आ जाएगी वो गाड़ी। अब उस जब डिलीवरी का टाइम आता है, वो आपकी गाड़ी उठा के किसी और को दे देते हैं, और उनके पास स्टॉक में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, यहाँ पे ब्रीच तो कर दिया ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का। अब वो कहते हैं कि हम जो हमने गलती कर दी है उसके लिए डैमेजेस पे करने के लिए रेडी हैं। एनिवर्सरी हो गई, निकल गई, आप गाड़ी गिफ्ट उनको नहीं कर पाए,
तो यहाँ पे डैमेजेस अगर वो करने के लिए रेडी भी हैं, क्या वो आपके जो इमोशन से खेल गए उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे? कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी होती है, खास करके जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उन सिचुएशन में, या फिर अब तो 2018 के बाद तो ये बहुत वाइड स्कोप हो गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज परफॉर्म करना। आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे वही चीज चाहिए एज इट इज। मैंने तो पूरे रिश्तेदारी में अनाउंसमेंट कर रखी थी कि मैंने गाड़ी देनी है, डैमेजेस तो मैं ले ही रहा हूँ आपसे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे गाड़ी भी एज इट इज चाहिए। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को उसको क्या करिए, स्पेसिफिकली परफॉर्म करिए वहां पे। तो ये भी क्या हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एज इट इज परफॉर्म करना, ये भी एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हुआ। स्पेसिफिक रिलीफ और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, दोनों को कंफ्यूज मत करना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ इज अ वाइडर टर्म। उसमें रिकवरी ऑफ पोजेशन भी आ जाता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहा हूं, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हमारे पास कवर हो गया। और क्या क्या चीजें आती हैं देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये जितने भी चैप्टर दिए हुए ऑल आर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, डीड वगैरह किसी चीज की, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको रेक्टिफाई करना। अब आप ये तो नहीं बोलोगे वहां पे कंपनसेशन या बाकी चीज से आपका काम चल जाएगा, नहीं, उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाएगी तो वो स्पेसिफिक रिलीफ मिल रहा है आपको, क्योंकि और कोई रिलीफ वहां पे इनएडिक्वेट माना जाता। कैसे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। सिमिलरली रिसीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाना, वो कहते थे ना कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन दिस सिचुएशन, तो आप नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल वो आपको एग्जाम्पल दिया था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से जब कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड होता है, आपके प्रोफेसर साहब ने बोला कि अब घड़ी तो बहुत अच्छी नहीं, आपने नया नया मोबाइल लिया हुआ है, कि मोबाइल आईफोन आपने आपने बोला सर 1 ही महीने पहले खरीदा है मैंने, या 2 दिन पहले खरीदा है, 1.5 लाख रुपए का नया आईफोन, वो कहते मुझे 500 रुपए में दे दे ये। आपने मना किया तो वो इनडायरेक्टली क्या बोला आगे से कि मैं आपकी असेसमेंट वगैरह, वो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, तो आपके मन में ये आ गया कि अब तो मेरे को एग्जाम में फेल कर देंगे, मेरा तो साल बर्बाद हो जाएगा। आपने बोला सर कोई बात नहीं, 500 रुपए का ये मोबाइल रखिए, आप मुझे 500 दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ तक क्या कंसिडरेशन तो है, भले ही कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है यहाँ पे हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में और अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या कर रही है, अनड्यू एडवांटेज ले रही है अपनी पोजीशन का। तो अब अगर कल को वो आपको बोले कि नहीं मेरे से डैमेजेस ले लो आप या कुछ और चीजें ले लो, वो चीज तो कंपनसेट नहीं करेगा ना आपको। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। तो उसी चीज की बात हो रही है, ये भी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्या है, काइंड है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिक्री या इंजंक्शन वगैरह, प्रिवेंटिव रिलीफ वगैरह, दे ऑल आर स्पेसिफिक रिलीफ। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आगे यही टॉपिक पढ़ने हैं हमने। हमने अभी तक क्या चीज़ समझी पूरी क्लास में, हमने ये पढ़ा कि जब पहले तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये सिविल रेमेडी आपको दे रहा है, एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। जब मॉनेटरी जो कंपनसेशन होता है या जो ऑर्डिनरी रिलीफ है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा रिलीफ देना पड़ता है, स्पेसिफिक रिलीफ, तब ये एक्ट इनटू पिक्चर आता है। और स्पेसिफिक रिलीफ में क्या देंगे, ऑल आर स्पेसिफिक रिलीफ जो हमने पढ़े अभी यहाँ पे। पूरा का पूरा लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इक्विटी के ऊपर, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर। ये जो प्रोविजंस है पहले हमारे पास नहीं होती थी, बट 1877 में फर्स्ट टाइम कोडिफाई किया। अभी जो लॉ पढ़ रहे हैं हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 1963 का। यहाँ तक तो चीजें थोड़ी सी समझ आई होंगी। अब देखिए आगे, आपका बेयर एक्ट जब शुरू होता है ना, उससे स्टार्ट होने से पहले ना इंट्रोडक्शन दिया होगा, उसमें स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन दिया होगा। ये पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स के लिए। हालांकि जितनी भी इंट्रोडक्शन होती है वो बोरिंग पार्ट होता है बेयर एक्ट का। अगर यूनिवर्सल का बेयर एक्ट है तो उसमें तो 100% दिया होगा, बाकियों में कह नहीं सकते। नहीं दिया हुआ तो फिर यहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन मतलब पूरा जो जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया ना कि क्या चीज़ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको पढ़ेंगे एक बारी, और प्रीलिम्स में यहाँ से आपसे पूछ ली जाती हैं चीज़ें। और पिछले पेपर उठा के देखना, पूछा जा चुका है यहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी बताता हूँ। आप देखिए क्या लिखा है, अ मैच्योर लीगल सिस्टम एंडिएवर्स टू प्रोवाइड नॉट मियरली अ रेमेडी। अगर खाली हम रेमेडी दे रहे हैं उससे क्या होगा सामने वाले का,
कोई भी मेच्योर लीगल सिस्टम जो होगा वो कहेगा मुझे सिर्फ रेमेडी नहीं देनी है, बल्कि फॉर एवरी राइट इन्फ्रिंज, जितने भी राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उसके लिए सिर्फ रेमेडी नहीं, वो रेमेडी क्या होनी चाहिए, बट ऑल्सो एन एडिक्वेट रेमेडी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग अ रेमेडी और एडिक्वेट रेमेडी। जब तक वो रेमेडी एडिक्वेट नहीं है तब तक जस्टिस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी अगर मेच्योर लीगल सिस्टम होगा वो चाहेगा कि मैं रेमेडी दे रहा हूं इट मस्ट भी क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट। इट वॉज इन दिस प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर इफेक्टिव रेमेडियल एक्शन दैट स्पेसिफिक रिलीफ एमिनेटेड फ्रॉम दी इक्विटी कोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया में इसको कैसे लेके आए, वी वर सर्चिंग, हम एक मैच्योर लीगल सिस्टम बनाना चाहते हैं अपने उसमें, तो वी वर सर्चिंग अबाउट, किस चीज के लिए सर्च कर रहे थे हम, एडिक्वेट रेमेडी के लिए। लिखा हुआ है देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ सर्च ऑफ इफेक्टिव रेमेडियल एक्शन। तो इसकी सर्च में हमने क्या किया, दैट स्पेसिफिक रिलीफ एमिनेटेड फ्रॉम इक्विटी कोर्ट्स। हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ आता है, कहां से आ रहा है, इक्विटी कोर्ट से। मैंने आपको बताया ना कॉमन लॉ हुआ करता था, वहां पे जो पार्टीज एग्रीव्ड होती थी वो किसके पास, किंग के पास जाती थी, जिसको हम चांसलर्स कोर्ट या फिर इक्विटी कोर्ट भी कहते थे। तो हमने भी वो कॉन्सेप्ट वहीं से ही बोरो कर रहे हैं। देखो, इक्विटी कोर्ट्स इन इंग्लैंड। फिर द प्रिंसिपल्स बिल्ड अप बाय सक्सेसिव चांसलर्स ऑफ इंग्लैंड। इक्विटी कोर्ट्स में क्या था, जो चांसलर्स कोर्ट जिसको हम कह रहे हैं, किंग चेंज होते रहते थे, चांसलर चेंज होते रहते थे, जो उन्होंने सक्सेसिवली वहां पे बनाया, इक्विटी के रूल्स बनाए, उसके ऊपर बेस्ड हो गया ये सारा। फिर इन दिस ब्रांच ऑफ लॉ हैव बीन बोरोड बाय द इंडियन कोर्ट्स एंड हैव सर्व्ड द एनरिच द इंडियन लॉ। वो कहते हैं हमने इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अपने पास लेके आए और आज की डेट में इंडियन लॉ में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये चीजें तो क्लियर हो रही हैं आपको। आगे देखिए, ये बोरिंग होता है मैं मान सकता हूं, बट ये पढ़ना इतना जरूरी है, प्रीलिम्स में एक बार ही नहीं नंबर ऑफ टाइम यहां से पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, दिस फर्टिलाइजेशन ऑफ इंडियन लॉ बाय द इक्विटी ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंग्लैंड प्रोड्यूस्ड वाइडर कोर्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877। इससे हमारे पास क्या आया, जो हमने इनको अप्लाई करना शुरू किया तो हमने उससे क्या बनाया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया। कौन सा, 1877 का। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी कोर्ट्स हैं, कॉमन लॉ की कोर्ट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, इक्विटी कोर्ट्स में जाते थे, जिसको चांसलर कोर्ट भी हम कह रहे हैं। तो वहां से जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स आए, हमने अपना खुद का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना लिया 1877 वाला। ठीक है, उसके आगे देखिए, इट वॉज मॉडल्ड ऑन दी ड्राफ्ट न्यूयॉर्क सिविल कोड ऑफ 1862। आपको ये भी बता दिया था, दो जगह से हम ला रहे हैं, प्रोविजंस हमने वहां से बोरो की है, बट वो भी क्या था, वो कौन सा कोडिफाइड है हमारे पास, इक्विटी कोर्ट्स में जो है वो तो रूल्स बनाए गए थे सिर्फ चांसलर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट चांसलर्स ने। बट जो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में एक कोड हमारे पास आता है 1872 में, न्यूयॉर्क सिविल कोड जिसको हम कह रहे हैं, वो इसको ड्राफ्ट कर चुके थे। तो हमने उससे भी बहुत सी प्रोविजंस क्या किया, बोरो किया यहाँ पे। तो दो जगह से हमारे पास ये चीज आ रही है। फिर एंड एम्बोडाइड in it the relevant doctrines evolved by the courts of equity in England। जो courts of equity in England है, वहां पे क्या, जो इक्विटी कोर्ट्स है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, उन्होंने रूल्स दिए, वो किस तरह से स्पेसिफिक रिलीफ दिया करते थे सामने वाले को, एडिक्वेट रिलीफ कैसे दिया करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डॉक्ट्रिन्स, मैक्सिम्स के बेसिस पे। जैसे आपने सुना होगा इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास मैक्सिम्स हैं जिसके बेसिस पे, मतलब उन्होंने वो मैक्सिम्स क्या बना दिया, वो रूल्स बना दिया। हम अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने इक्विटी कोर्ट से ये लॉ ले लिया, न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट से ये लॉ ले लिया, और ये सारी चीजें हमने क्या किया, वॉज नॉट सॉरी इन इट द रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स इवोल्व्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। तो जो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ने डॉक्ट्रिन्स बनाई थी, उसको हमने क्या कर दिया, अपने एक्ट में डाल दिया। अब वो जो डॉक्ट्रिन्स की हम बात कर रहे हैं, अभी पढ़ाता हूं आपको कौन कौन सी मैक्सिम्स हैं, वो उनका जो शेड है हमें पूरे एसआरए में मिलेगा। तो जब हम एसआरए पढ़ेंगे तो वो एसआरए पूरा उन डॉक्ट्रिन से गवर्न हो रहा है। प्रीलिम्स में एक बार ही नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स वो पूछी जाती हैं आपसे। कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स अभी आते हैं उसके ऊपर बाद में। द एक्ट ऑफ 1877 वॉज नॉट एग्जॉस्टिव। बट ये जो एक्ट था ना, ये एग्जॉस्टिव नहीं था, ये कुछ रिलीफ आपको बता रहा था,
the jurisdiction of courts in India to grant specific performance of contract, for instance, existed independently of the specific relief act in localities to which that act had no application. इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया पे नहीं हो रही थी, और जहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती थी उसमें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज किया करते थे। उसके लिए हम वो डॉक्ट्रिन्स रेफर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। केसेस वर गवर्न्ड बाय द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। आपको यही बता रहा है कि जितने भी वो केसेस थे, जब मेरे पास स्टैट्यूट है, कौन सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, बट वो थ्रू आउट इंडिया नहीं लग रहा है, तो जहां जहां पे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा वहां पे भी तो इक्विटी लगानी है हमें, वहां पे भी तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देनी है। तो स्टैट्यूट में वहां नहीं लगा रहा था, वहां पे मैं कैसे दे रहा था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, फिर आगे देखिए। जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, फॉर डेकेड्स दिस एक्ट वॉज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब जब ये 1877 में आया, इसकी इंटरप्रिटेशन होनी शुरू हो गई, विच रिवील्ड मैनी डेफिशिएंसीज एंड लेक्यूना। यानी कि ऑब्वियसली बात है, जब कोई एक्ट आता है उस समय तो नहीं पता होता ना, धीरे धीरे हमें इंटरप्रिटेशन से पता चला कि इसमें ये कमी है, इसको हमें दूर करना है। तो क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड मास ऑफ केसेस रिक्वायर्ड अथॉरो overall of the provisions of the act. The law commission appointed by, very important, president of India after the advent of the new constitution addresses itself to this task at its very first meeting. तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको बनाया, मतलब जो पहली वेरी फर्स्ट मीटिंग में इसमें ये चीज डिस्कस हुआ कि हमें कुछ ये जो पुराने वाला एक्ट है 1877 वाला, इसमें बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, उसको हमें क्या करना है? खत्म करना है। अपनी रिपोर्ट मुझे सबमिट करो। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया? द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वर एम्बॉडर्ड इन द, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th रिपोर्ट विच वॉज फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था कि किस पे बेस्ड है, वो भी पूछा जा चुका है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, पूरा का पूरा लॉ उसी के ऊपर बेस्ड है ये। बट ये भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के ऊपर ये 1963 वाला एक्ट हमारा बेस्ड है। तो 9th रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, बट क्या हुआ? On the recommendation of the Law Commission, the bill was introduced in the Parliament on 23rd December 1960, which lapsed on dissolution. Parliament dissolve हो गया तो वो बिल भी lapse हो गया। फिर उसको वापस से again in 1962 specific relief bill 1962 was introduced in the Parliament, और ये बिल फिर पास हो जाता है और बन जाता है 1963 का एक्ट। ये इसकी हिस्ट्री है ना, और हिस्ट्री तो बोरिंग होती ही है, बट यहाँ पे बोर हो रहे हैं उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करो। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ से आ जाता है तो वो लॉटरी ही है आपकी, क्योंकि हमने A to Z पूरा कवर कर लिया उस टॉपिक को। तो क्या हमने यहाँ पे पढ़ा? हमने ये चीज पढ़ा कि सम टाइम एक जो अच्छा लीगल सिस्टम होता है, अच्छा मतलब जो एक मेच्योर लीगल सिस्टम होगा, वो सिर्फ आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और इसी चीज की सर्च के लिए हमने क्या किया? हमने देखा कि जो इक्विटी कोर्ट्स इन इंग्लैंड है, चांसलर्स कोर्ट्स जो है इंग्लैंड में, वो इक्विटी को फॉलो कर रहे हैं। वेरियस डॉक्ट्रिन के बेसिस पे इक्वेलिटी से ऊपर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, जहां से क्या हो रहा है? फेयरनेस नजर आ रही है। तो ये जरूरी है हमें भी इंट्रोड्यूस करना। हमने न्यूयॉर्क सिविल कोड को ध्यान में रखते हुए, और ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन्स हो गई या फिर जो रूल्स थे उनके इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के, उनको कोडिफाई कर दिया 1877 में। क्या बना दिया? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पहला एक्ट कौन सा था? 1877 का। बट टाइम एंड अगेन जब उसमें इंटरप्रिटेशन हुई तो हमने देखा कि ये तो जो प्रोविजंस है उसमें बहुत सारे लेक्यूनस हैं, डिफेक्ट्स हैं। अब उसको पूरा तो करना ही था, तो उस समय तो नहीं हुआ, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉ कमीशन को कहा, उन्होंने लॉ कमीशन ने अपनी 9th रिपोर्ट इसमें सबमिट किया कि ये चेंजेस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में होने चाहिए, जिसका रिजल्ट है आज हमारे पास 1963 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग तो आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन फेल हो रहा है,
यानी कि वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं हो पा रही है, उस जगह पे आ रहा है स्पेसिफिक रिलीफ। हालांकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिलीफ दिए हुए हैं आपको वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब वो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है कि हर तरह के स्पेसिफिक रिलीफ आ रहे हैं। इसके अलावा भी ये लॉ, आज की भी बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोर्ट्स आज की डेट में भी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल अप्लाई करती है। कहाँ पे? जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एसआरए में कवर नहीं हो रहा, यानी कि रिक्वायरमेंट है वहां पे। जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस चीज के ऊपर पढ़ेंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने ये चीज समझी हुई है। स्पेसिफिक यहाँ पे तो हमने वो 7-8 टाइप्स के स्पेसिफिक रिलीफ पढ़े ना, कि वो हम क्या मांग रहे हैं, पोजेशन मांग रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, रिसीशन मांग रहे हैं, कैंसिलेशन मांग रहे हैं। तो यहाँ तो स्पेसिफिकली वही रिलीफ दिए हुए हैं, जो इससे बियॉन्ड तो हम नहीं जाएंगे इस एक्ट के लिए। तो इसके बियॉन्ड भी अगर हमें क्या करना है, इसके बियॉन्ड भी अगर आपको लग रहा है कि वो रेमेडी इनएडिक्वेट है, तो इक्विटी विल प्ले इट्स रोल। तो वो पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। ठीक है, अब आते हैं उस पर। ये 9th रिपोर्ट आप टिप्स पे याद रख लेना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9th रिपोर्ट को सर्कल कर लेना, और ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ मैक्सिम्स देख लीजिए पहले। मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी, यानी कि डॉक्ट्रिन भी कह सकते हो आप इसको। इक्विटी फॉलोज दी लॉ। आप ये मत सोचना कि इक्विटी ने क्या किया यहाँ पे, लॉ को ही एबॉलिश कर दिया एक तरह से, उससे भी ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। इक्विटी और जो लॉ है वो साइड बाय साइड चलते हैं, कभी भी इक्विटी लॉ में इंटरफेयर नहीं करेगी। जहां पे कोई स्टैच्यूट है ना हमारे पास, मैंने बोला वो लॉ क्या हो जाता है, जो स्टैच्यूट में होता है या कॉमन लॉ में, वो फॉर्मल रूल्स हैं और वो रिजिड होते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। बट इक्विटी कहाँ पे आती है हमारे पास? वो लॉ के पैरेलल ही चल रही है, जहां पे वो देखेगी कि लॉ अपना जो रोल है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो इक्विटी इनटू पिक्चर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो वहां पे देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ डिवोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है। हम एक उसमें पढ़ते हैं IBOM, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वो क्या, वो तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ हिंदू मैरिज एक्ट में, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 136 और 142 में वो फिर भी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे डिवोर्स ग्रांट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीड है वहां पे, इक्विटी डिमांड सच थिंग्स। तो जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वो प्रिंसिपल लेके आएंगे। ऐसे लॉ में बहुत सारी जगह है जहां पे आप पढ़ते भी हो ना, वहां पे भी बार बार कई बार लिखना पड़ता है इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस। अब आप समझोगे उसको कि क्यों लिख रहे हैं हम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो यहाँ पे वो कह रहा है इक्विटी फॉलोज लॉ, वो लॉ के साथ चलती है, उसको ऊपर नहीं हो जाती है उससे कभी भी। क्या लिखा है? मीन्स इक्विटी वुड इंटरवीन विद कॉमन लॉ इफ जस्टिस रिक्वायर्ड। तभी इंटरवीन करेगी वो जब जस्टिस रिक्वायर कर रहा है। अगर जस्टिस नहीं रिक्वायर कर रहा, यानी कि जो रेमेडी इन कॉमन लॉ या स्टैट्यूट में हमें दिया हुआ है दैट इज सफिशिएंट रेमेडी, फिर ये इंटरवीन उसमें नहीं करेगी, साथ चलती रहेगी, इंटरवेंशन इसकी नहीं होगी। बट इट डज नॉट अटेम्प्ट टू ओवर रूल दी कॉमन लॉ, या किसी स्टैट्यूट को या किसी कॉमन लॉ को ये ओवर रूल करने की कोशिश नहीं करती है। ये तो क्या कर रही है? फेयरनेस ला रही है, फेयरनेस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर इक्विटी फॉलोज द रूल ऑफ कॉमन लॉ अनलेस देयर इज द गुड रीजन टू दी कॉन्ट्रेरी। याद रख लेना, इक्विटी हमेशा फॉलो करता है कॉमन लॉ के ही रूल्स को, स्टैट्यूट के ही रूल्स को। बट अगर कहीं पे गुड रीजन है तब फिर वो इंटरवीन कर जाएगा, फिर इक्विटी सुपरसीड कर जाती है, यानी कि उससे ऊपर हो जाती है उस सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मीनिंग हो गया। आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा? आपको ये दे दिया जाएगा इक्विटी फॉलोज दी लॉ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेगा बताइए क्या मीनिंग है इसका मैक्सिम का। इक्विटी फॉलो दी लॉ का मतलब है मींस इक्विटी वुड इंटरवीन विद द कॉमन लॉ ओनली इफ जस्टिस रिक्वायर्स, अदरवाइज इट विल नॉट इंटरवीन। लॉ अपना काम कर रहा है ना। आपको ये चीजें तो समझ आ रही है कि इक्विटी अलग है, इक्वेलिटी अलग है। लॉ में जितनी भी आपको चीजें दी हुई है ना, वो सारी इक्वेलिटी के ऊपर बेस्ड है। जो भी आपको चीजें दी जा रही है वो इक्वेलिटी के ऊपर बेस्ड है। बट कई बारी वो जो रेमेडी वहां पे आपको दिया हुआ है वो क्या होता है, वो सफिशियंट नहीं होता है। सफिशियंट नहीं है, इट मीन्स कि कॉमन लॉ में अब क्या है, विद द कॉमन लॉ इफ जस्टिस रिक्वायर्ड,
यानी कि कॉमन लॉ में रेमेडी सफिशिएंट नहीं है तो जस्टिस क्या डिमांड करेगा यहाँ पे कि उससे ऊपर कुछ दिया जाए, यानी कि एडिक्वेट रेमेडी दिया जाए। जहाँ पे ऑर्डिनरी रेमेडी इज नॉट सफिशिएंट, उससे जस्टिस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? एडिक्वेट रेमेडी। तो उसी चीज की बात करें कि तभी इंटरवीन करेगा, अदरवाइज नहीं इनटू पिक्चर आएगा ये कभी भी। तो ये नहीं कर सकती कोर्ट्स भी कभी कि हर उसमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट लाई जा रहे हैं। हमारे पास स्टैट्यूट्स में लॉ लिखा हुआ है, आप कह रहे हो इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस, हर सिचुएशन में नहीं आएगा। हमेशा पैरेलल चलती हैं दोनों चीज, सिर्फ तब आएगा जब, और विद रीजंस आएगी वो चीजें, जब हमारे पास जस्टिस डिमांड कर रहा है उस चीज की, कि हम कॉमन लॉ में या स्टैट्यूट में वो चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, हमें लग रहा है कि फेयरनेस नहीं हो रही है, तब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। फिर आगे देखिए, ये स्पेसिफिक रिलीफ की मैक्सिम्स नहीं है, ये इक्विटी की मैक्सिम्स है। इक्विटी मतलब समझ रहे हो ना, इक्विटी स्टार्टिंग में ही बताया, उसकी मैक्सिम्स हैं ये सारी की सारी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ही नहीं, ये पूछी भी जा चुकी है आपसे प्रीलिम्स में, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जो इक्विटी मांग रहा है ही मस्ट बी रेडी टू डू इक्विटी। मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं भी रेडी होना चाहिए सामने वाले के साथ इक्विटी करने के लिए। मतलब जो मुझे उसको देना है, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरे अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में सेल कर रहे हो, तो अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे तो घर ही चाहिए, अब ये स्पेसिफिकली मेरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाए, तो मैं भी यहाँ पे रेडी होना चाहिए अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। यानी कि जो डिमांड कर रही है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। आप दूसरे से तो इक्विटी डिमांड कर रहे हो, तो आपको भी इक्विटी करनी पड़ेगी, आपको भी एज इट इज वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। मींस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इक्विटेबल रिलीफ द प्लेंटिफ मस्ट हिमसेल्फ बी प्रिपेयर्ड टू डू इक्विटी। जब आप इक्विटेबल रिलीफ मांग रहे हो, तो जो उसकी तरफ आपका बनता है इक्विटेबल रिलीफ, वो भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है ही हु सीक्स, मतलब इक्वेलेट, यहाँ पे एक तरह से बैलेंस क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ डिमांड कर रहे हो, जब इक्विटी मांग रहे हो तो इक्विटी करनी भी पड़ेगी आपको सामने वाले के साथ, ठीक है। इक्विटी का मतलब हुआ फेयरनेस, तो जब फेयरनेस डिमांड कर रहे हो तो आपको भी फिर वहां पे फेयर रहना पड़ेगा, ये मतलब हुआ। इक्विटी इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कैसे है वो देखिए, इक्विटी डज नॉट प्ले फेवरिज्म। इक्विटी में कभी ये नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर को, अल्टीमेटली तो वो काइंड ऑफ इक्वेलिटी ही हो गया ना, जो वो अभी हमने वो पिक्चर देखी थी ऊपर टेबल वाला, जो हम कह रहे थे एक का टेबल निकाल के दूसरे को दे दिया, तो अब हुई ना रियल इक्वेलिटी, तो अभी आई है वहां पे। तो इस सेंस में वो कह रहा है इक्विटी इज इक्वेलिटी। वो वहां पे हमने ये नहीं कि उस छोटे बच्चे को फेवर किया था, वहां पे हमने इक्विटी किया। इक्विटी डज नॉट प्ले फेवरिज्म। द रूल ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मे गिव वन पार्टी एन एडवांटेज ओवर द अदर। जो कॉमन लॉ या ऑर्डिनरी लॉ है उसमें हो सकता है एक पार्टी को दूसरे के ऊपर एडवांटेज दी जा रही है, क्यों? उसमें तो रियल इक्वेलिटी की बात हो रही है ना। बट इक्विटी पुट्स पार्टीज ऑन द फुटिंग ऑफ इक्वेलिटी। तो ये फेवरिज्म नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये फेवरिज्म है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दिया जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है आपको मैक्सिम्स। डिले डिफीट्स दी इक्विटी, भले ही मत लिखो, ये पीडीएफ में भिजवा दूंगा आपको ग्रुप में, तो उससे नोट कर लेना पर रजिस्टर पे सारी। इक्विटी सॉरी डिले डिफीट्स दी इक्विटी। देखो कहते हैं कि पार्टी मस्ट नॉट बी स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। आपका राइट है तो उसको अवेल कीजिए ना। अगर आप अपने राइट पे ही सोते रहोगे तो फिर तो बाद में आओगे उठ के, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट है कि अगर कल आपका एग्जाम है तो एग्जाम में बैठने का आपका राइट है, बट अगर सपोज करो आप सो ही रह गए, अभी 27 को पेपर है ना आपका आरजेएस वाला, तो 27 को पेपर है, आपकी ट्रेन लेट हो गई और आप वहां पे देर से पहुंच रहे हो। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने। मतलब कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए तो कल को आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते ना वहां पे। यहाँ पे भी तो उसी चीज की बात हो रही है, डिले डिफीट्स इक्विटी। तो आप कल को इक्विटी नहीं लेके आओगे वहां पे, कोई लॉ में भी नहीं लेके आओगे वो चीजें। अगर पार्टी सोती रह रही हैं अपने राइट्स के ऊपर, बाद में कोर्ट से इक्विटी डिमांड वो फिर नहीं कर सकती है। जब आपको इक्विटी के ऊपर कोई रिलीफ चाहिए तो फिर आपको टाइमली कोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब हुआ, क्या लिखा है देखिए, इक्विटी एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। यानी कि जो पार्टी सो रही है अपने राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है,
उनको इक्विटी कभी भी फेवर नहीं करेगी। आप इक्विटेबल जो रिलीफ होगा सिर्फ इसी बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हो सामने वाले का। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इफ वन स्लीप्स ऑन हिज राइट्स, हिज राइट्स विल स्लिप अवे फ्रॉम हिम। तो अगर आप सो रहे हो तो फिर दैट योर राइट विल गो अवे। ठीक है, देन क्लेम द रेमेडी विद इन रीजनेबल टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी रेमेडी को विद इन रीजनेबल टाइम क्लेम करो। जो सेकंड वाला था और ये जो फोर्थ वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला और फोर्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विटी विल नॉट अलाउ अ पर्सन whom it considers as having a good claim to be denied the right to sue। आपका right to sue वगैरह आपसे नहीं छीन रहा है, छोड़ देना भले, इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। who seek, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, who seeks equity must come with the clean hands। सेक्शन 16 लिख देना। एसआरए का पूरा सेक्शन 16 इसी के ऊपर बेस्ड है। जब आप कोर्ट में कोर्ट से इक्विटी सीख कर रहे हैं तो यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। आपके खुद के पार्ट पे क्या है? फ्रॉड है, और आप कोर्ट को कह रहे हो मुझे इक्विटेबल रिलीफ दे दो, ऐसा नहीं होगा। आपको विद क्लीन हैंड्स मतलब आपके जो हाथ हैं वो दूध के धुले होने चाहिए, तब आप कोर्ट में जाओगे। यानी कि आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब आप इक्विटेबल रिलीफ मांग सकते हो। सेकंड में क्या था? मस्ट, काइंड ऑफ कह सकते हो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए। जब सेक्शन 16 पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। इक्विटी रिगार्ड्स एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। जो होना चाहिए था इन एक्चुअल में, इक्विटी ये सपोज करके चलती है कि ये हो चुका है। एक्चुअल में जो होना चाहिए था, देखो ना, आपने किसी को ऑर्डिनरी रिलीफ दिया, ऑर्डिनरी रिलीफ से तो जस्टिस नहीं हो पाया ना, उसको तो मोर देन ऑर्डिनरी चाहिए, यानी कि उसको एडिक्वेट रिलीफ चाहिए। तो इक्विटी हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलती है रिगार्ड्स कि उसको एडिक्वेट रिलीफ मिल गया है, मिला होता तो मैं उसको क्या देता, अब मैं उसको वो चीज दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम मींस, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मींस इक्विटी एक्ट्स अगेंस्ट अ पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी। इक्विटी जो है पर्सन के अगेंस्ट लगाओगे, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप नहीं करोगे। आप जब पूरा लॉ पढ़ोगे आपको ये चीजें समझ आएगी। यानी कि जो ये लॉ हम लगा रहे हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट लगा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी के उसमें इक्विटी नहीं कर रहे हैं हम। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे क्या है? पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए, तो इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। इस वजह से नहीं कि वो प्रॉपर्टी ही मुझे मिले, मतलब प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं सोचना है। हम तो ये कह रहे हैं कि उस पार्टी को जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिला है, उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोरिंग वाला पार्ट होता है खत्म। आपको सिंपल अभी क्या समझ आया पूरे उसमें जो हमने पढ़ा? हमने ये चीज़ पढ़ी पहले इंट्रोडक्शन में, ये हमारे पास सिविल लॉ है। जो सिविल लॉ है एक प्रोसीजरल लॉ है। यहाँ पे दो तरह के लॉ होते हैं, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ। तो ये जो एसआरए है वो हमारे पास कौन सा है? प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूरी कहानी पढ़ ली कि कैसे कैसे ये हमारे पास आता है, कौन कौन से सोर्सेज से आया। 9th रिपोर्ट है जो लॉ कमीशन की, उनकी रिकमेंडेशन पे फाइनली 1963 का एक्ट हमारे पास आ जाता है। इस एक्ट में कुछ रिलीफ हमें दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, इस एक्ट में हमारे पास कुछ रिलीफ दिए हुए हैं। जो कौन से रिलीफ हैं? स्पेसिफिक रिलीफ्स। अगर आप एक्ट देखोगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ये प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल पे भी आते हैं या यहीं से स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट टू डिफाइन and amend the law relating to certain kinds of specific relief. It means कि this act is not exhaustive. This act is not exhaustive. Certain kinds लिखा हुआ है, वो certain kinds कौन सी हैं? जो हमने स्टार्टिंग में कंटेंट्स में पढ़ा ना, जो हमने 7 टाइप्स ऑफ रिलीफ पढ़े हमने, वो certain kinds हैं। यानी कि इस एक्ट में आपको स्पेसिफिक रिलीफ तो दिया हुआ है, बट वो सिर्फ उतने ही दिए हुए हैं जहां जितने यहाँ पे कवर कर, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे,
उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम इक्विटी को अप्लाई नहीं करते हैं, उसके अलावा भी हम इक्विटी के लॉ को अप्लाई करते होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। बट यहाँ पे हम सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब हुआ कि कोर्ट इसके बियॉन्ड कभी भी किसी को इक्विटेबल रिलीफ नहीं दे सकता। तो कोर्ट तो इसके बाहर भी, अभी आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट में हम इक्विटेबल रिलीफ देते होते हैं, तो वो तो इसका पार्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये एक्ट इसलिए बाहर भी देते होते हैं क्योंकि दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है। और जो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है वो यहाँ पे डिफाइन भी किए हुए हैं। चाहे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, क्या वो पढ़ेंगे, यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। और टाइम एंड अगेन उसको अमेंड भी करने की पावर दे रहा है यहाँ पे आपको। क्लियर हो गया? आगे देखिए फिर प्रिलिमिनरी। अपने बेयर एक्ट के ऊपर ही लिखिए पहले, स्टार्ट करने से पहले सर्टेन काइंड्स को अंडरलाइन करके लिख लेना, नॉट एग्जॉस्टिव। उससे ऊपर लिख देना प्रोसीजरल लॉ, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। ऑब्लिक करके एडजेक्टिव लॉ लिख देना। केम इनटू फोर्स लिख देना 1 मार्च 1964, भले ही 63 का एक्ट है ये। 1 मार्च 1964 को हमारे पास आता है। इट supplement to the CPC. SRA is supplement to the CPC. In continuation of contract इसको हम पढ़ते होते हैं, it is supplemental to CPC। बेयर पे भी लिख लेना ये चीज़ें, क्योंकि कुछ ये जो लिखवाया ये प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी हैं चीज़ें, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवाया। जब आप MCQ पढ़ोगे ना, कहीं और से नहीं, MCQ से ही लिखवाया हुई है आपको चीज़ें, तो ये पूछ लेगा आपको अलग से, नहीं अगर आपने पढ़ी होगी फिर समझ नहीं आएगी। हालांकि ये कॉन्टिन्यूएशन किस लॉ की है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ की है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमें रिलीफ दिए हुए हैं, रिलीफ हमें वहां पे दिए, राइट्स दिए हुए हैं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या दिए हुए हैं? राइट्स दिए हुए हैं। रिलीफ सिर्फ डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, बट उस राइट्स की जो रेमेडी है एक्चुअल में वो सारी यहाँ दी हुई है। आपको याद होगा जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा करते थे, या उसके हमने वहां पे पढ़ा कि क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। जितनी भी रेमेडीज लिखी ऑलमोस्ट सभी में हमने क्या लिखा था? रेफर SRA नोट्स, कि हम इसको SRA में करेंगे डिटेल में। वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूशन ऑफ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ही हम इसको पढ़ रहे हैं। 1 मार्च याद रख लेना 1964। एक्ट भले ही 63 का है, बट डेट इसकी जब ये आया। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं, वन सेक्शन जो इसी चीज से डील करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, वो तो हमें पता ही है नाम इसका। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये काट देना, अगर आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है तो इसको कट कर देना, बस इतना ही है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से ये पूरे के ऊपर एप्लीकेबल है। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, ये 1 लगा हुआ है यहाँ पे, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। वो नीचे आपके बेयर एक्ट में भी डेट लिखी होगी कब ये आता है, वो मैंने ऊपर लिखवा दिया आपको। आगे देखिए, डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब एक एक चीज और समझिए इसमें, हमें यहाँ पे ये तो समझ आया कहानी इसकी, कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या हुआ, कॉमन लॉ में अगर हमारे पास कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता था तो लोग जाते थे इक्विटी कोर्ट्स पे। 2 तरह की कोर्ट्स थी एस्टैब्लिश्ड, कहाँ पे? इंग्लैंड में, कॉमन लॉ, इक्विटी कोर्ट्स। हमने इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड की हेल्प से क्या किया? 1877 में SRA बना दिया। ठीक है यहाँ तक? फिर हमने देखा कि ये जो प्रोविजंस है ये डिफेक्टिव हैं, इसमें लेक्यूना है, उसको ठीक करना है। 9th रिपोर्ट आती है लॉ कमीशन की, उसके बेसिस पे हमने क्या किया? 1963 में हमने SRA नया बना दिया। यहां तक क्लियर है? अब आज की डेट में भी हम ये वाला एक्ट पढ़ रहे हैं 1963 वाला,
बट इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हमारे पास हुआ है जो कि 2018 में हुआ है। 2018 अमेंडमेंट एक्ट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है वो छोटा मोटा अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, वो इतना बड़ा अमेंड, मतलब इसको कहते हैं चेंजेस। हालांकि वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही चेंजेस हुए हैं। कौन से पार्ट के ऊपर? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले पार्ट के ऊपर। यानी कि पहले 25 सेक्शंस के ऊपर ही चेंजेस है, उसके बाद एज इट इज ए लॉ कुछ भी चेंजेस नहीं है। बट जो चेंजेस किए हैं इन्होंने वो बड़े चेंजेस हैं। इससे पहले जो एसआरए हुआ करता था थोड़ा टेक्निकल हुआ करता था, आपके लिए बेनिफिशियल चेंज है ये। अभी जो एसआरए हो गया है वो थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि पहले आपको कुछ बुक्स में मिल भी जाएगा अगर आप पुरानी बुक्स कर रहे हो, या फिर कई बार नई बुक्स में भी क्या होता है पुराना ही कट कॉपी पेस्ट किया होता है, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या हुआ करता था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेसिफिक रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट की देना एक डिस्क्रिशन होती थी कोर्ट की। कोर्ट दे भी सकता था नहीं भी दे सकता था, हालांकि डिस्क्रिशन कभी भी आर्बिट्रेरीली नहीं होती है। बट आज की डेट में क्या हो गया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी हो गया है। तो अब अगर आपसे, और ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो वो क्या हो चुका है हमारे पास, मैंडेटरी हो चुका है। 2018 की अमेंडमेंट, शेल वर्ड यूज किया हुआ है उसमें, उसको बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो मेजर चेंज हमारे पास आया है वो 2018 की अमेंडमेंट से आया। 2018 की अमेंडमेंट ने ये चेंजेस क्यों किए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देखो ध्यान से आप, एक तो बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं, मैं फिर से आपको एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। एक टर्म होती है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है, इसमें हमारे पास पूरे एक्ट में 7 तरह के स्पेसिफिक रिलीफ दिए हुए, 7 काइंड्स, जिसमें से एक रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, मैक्सिमम बच्चों के माइंड में यही रहता है कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इट इज डीलिंग विद सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ्स। वो सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ कौन से हैं, जो ये आपको भी पढ़ाए भी थे कि ये चैप्टर दिए हुए हैं हमें, उनमें से एक रिलीफ है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो जो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाने पे ये नहीं कि सामने वाले को पैसे दे दो, मॉनेटरी कंपनसेशन दे दो, काम खत्म, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज परफॉर्म करना। मैं आपको कह रहा हूं आई विल सप्लाई यू 100 kg ऑफ राइस, बाद में मैंने ब्रीच कर दिया कि मैं नहीं सप्लाई कर सकता, तो आप मेरे ऊपर केस डाल रहे हो किस चीज के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कोर्ट यहाँ पे देखो डैमेजेस भी तो दे सकती है आपको ब्रीच के लिए कि अब इसको इतना कंपनसेशन पे कीजिए, बट आप कहते हो नहीं मुझे चाहिए नहीं कंपनसेशन, मुझे तो वो चीज चाहिए जिसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो आप यहाँ पे क्या मांग रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एज इट इज उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। क्यों देखो ऐसा हुआ, इसको मैंडेटरी क्यों कर दिया गया? पहले ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती थी, जब आप कोर्ट के पास जाते थे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दीजिए, कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट, कोर्ट दे भी सकता था नहीं भी दे सकता था, जहां पे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाते थे तभी भी कोर्ट मे ग्रांट और मे नॉट ग्रांट, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन थी वहां पे। वो पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसका एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा, बट आज की डेट में क्या हो गया, कोर्ट को देनी ही पड़ेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि 1963 का ये लॉ था। आज हम जो है वो, हम कहते हैं ना मेक इन इंडिया, या फिर हम कहते हैं कि एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? ग्लोबल विलेज में क्या होता है, ग्लोबल विलेज में हम बाहर से भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, एफडीआईज आ रही हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या मेक इन इंडिया की बात करो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में ही हो रहे हैं हमारे साथ आपस में, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब उसने आगे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसको टाइमली डिलीवरी करनी पड़ेगी चीज़ों की। तो जब तक लोगों में डर नहीं होगा इस चीज़ का, तब तक तो वो यही करते रहेंगे ना, ठीक है रॉ मटेरियल महंगा हुआ, ब्रीच करो कॉन्ट्रैक्ट की और मैं कंपनसेशन दे दूंगा, मुझे नहीं अपना पार्ट परफॉर्म करना। तो अभी तक तो ये चलता आ रहा था। और एफडीआईज क्या, उनको क्या चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा उसको चाहिए कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उनका लॉ तो इतना सर्टेन हो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा पाए। ये थोड़ा ना कि कल को ब्रीच हुई तो पैसे ले लो जी आप।
तो मैटर की उसमें सिंसियरिटी दिखाते हुए ये चीज हम लेके आए कि नीड ऑफ द आवर थी यहाँ पे हमारे पास, कि अगर हमें बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है यहाँ पे, तो हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी करनी पड़ेगी। जैसे हम वो नहीं पढ़ते थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी क्या पनिशमेंट वगैरह 138 सेक्शन में बढ़ा दी थी, क्यों? ताकि लोग जो हैं ऑनर करें उस चेक को, डिसऑनर ना हो उनका चेक, ताकि रिलाई कर पाए चेक के ऊपर कि मुझे पेमेंट होगी इससे सामने वाले से। अगर वो सिर्फ एक नाम का ही रह जाएगा डॉक्यूमेंट की, वो करे ना करे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई चेक लेगा ही नहीं किसी से, फिर तो उन चीज़ों पे हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको रिलायबिलिटी ट्रस्ट बनाना है किसी चीज़ का, तो लॉ की एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो 2018 की अमेंडमेंट ने ये काम हमारे लिए किया और उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट इज़ परफॉर्म हो पाए, बिजनेस फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये 2018 की अमेंडमेंट है, इसके ऊपर भी लिखेंगे थोड़ा सा, ये लिखना वाला काम ही कर लें अभी। डेफिनेशंस हैं वैसे तो, टाइम तो नहीं लगेगा, सेटलमेंट समझाते हुए टाइम लगेगा सिर्फ मुझे, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। एसआरए में डेफिनेशन वाला क्लॉज कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक टर्म को अगर हम छोड़ दें, सेटलमेंट को। कितना टाइम है देखो पहले तो, अभी तो है। तो क्या चाहते हो, आज यही समझा दूं 4 सेक्शन तक, या फिर लिखवाना शुरू कर दूं? सिर्फ समझा दूं, मेरे से ही मेहनत करवानी है। चलिए डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर कल लिख लेंगे उसको, कोई बात नहीं, या अगर टाइम बचा तो थोड़ा सा लिख भी लेंगे। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, डेफिनेशन हमें पता है मोस्ट ऑफ द एक्ट में हमेशा सेक्शन 2 में दी होती है, हर किसी में नहीं, मोस्ट ऑफ द की बात कर रहा हूँ। सीपीसी पढ़ रहे हैं उसमें भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिया हुआ है, एसआरए पढ़ रहे हैं इसमें भी सेक्शन 2 में, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा आपने उसमें भी सेक्शन 2 में दिया हुआ है, कुछ में आपको सेक्शन 3 में भी डेफिनेशंस मिलेगी, सेक्शन 4 में भी मिल सकती है आपको, बट ज़्यादातर में सेक्शन 2 में मिलेगी आपको। ठीक है, अल्फाबेटिकली आपको दिया हुआ है कि नहीं, नहीं दिया हुआ। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन तो पता ही है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो हमारी लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, उसी की बात कर रहा है। इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि मेरी जो ड्यूटी है अगर मैं उसको परफॉर्म नहीं करता हूं तो लॉ में यानी कि कोर्ट में केस किया जा सकता है उसको उसको लेके। तो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल एट लॉ, तो फिर उसको हम कह रहे हैं वो ऑब्लिगेशन बन गया। कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टीज के ऊपर क्या करता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता होता है, उसी ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। तो ये तो वैसे ही आपको पता था, याद रख लेना, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 2A में हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन डिफाइन किया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट other than a will or codicil as defined by the Indian Succession Act 1925, whereby the destination or devolution of successive interest in the movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। नहीं आया होगा ना समझ, एक बार ही पढ़ने से नहीं आएगा, बट अभी समझिए जो समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले समझिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक टर्म हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हमें सबको पता है ना, एक पार्टी ऑफर कर रही है दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइडर टर्म है। इंस्ट्रूमेंट मतलब विल भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बट यहां चलो उसको एक्सक्लूड कर रहा है उस चीज से। आपने किसी के लिए सेल डीड कर दिया, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रस्ट डीड कर दिया, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। गिफ्ट कर दिया, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट एक वाइडर टर्म है जिसमें एवरी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी कवर हो जाएगी जिससे प्रॉपर्टी सामने वाले को जा रही है। ये चीज क्लियर हुआ आपको, इंस्ट्रूमेंट एक वाइडर टर्म है हमारे पास। अब वो कहते हैं सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट का एग्जांपल सुनिए। एक मिस्टर ए है, ये चाहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरी रिटायरमेंट के बाद या मेरी डेथ के बाद, ऐसा कुछ वो चाह रहा है, डेथ के बाद नहीं, फिर तो वो विल हो जाएगी। वो चाहता है, मैं अभी वो जॉब में है, वो चाहता है मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी ना मेरे सन को मिले जो कि इन एग्जिस्टेंस है, और इसके बाद ये प्रॉपर्टी इसके ग्रैंडसन को मिले जो कि आज की डेट में इन एग्जिस्टेंस है। इन एग्जिस्टेंस में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ,
अनबॉर्न इसको मैं नहीं बनाना चाहता, नहीं तो फिर वो आप परपिचुइटी वाले रूल्स ले आओगे ना टीपीए के, तो उसके साथ तो इसको नहीं कंफ्यूज करेंगे। हम तो एक सिंपल एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी किया टीपीए उनको भी, ताकि समझ आ पाए। टेक्निकल नहीं बना रहे। ये अलाइव है, ये चाहता है कि जब मैं 60 की एज में रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को मिले, मूवेबल इमूवेबल दोनों ही, और इसके बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडसन को मिले। तो वो क्या कर रहा है, वो एक डीड बना रहा है जिसको हम कहेंगे सेटलमेंट डीड। अपनी प्रॉपर्टी का एक सेटलमेंट डीड, यानी कि सेटलमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी की सेटलमेंट कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे रिटायरमेंट के बाद इसको, इसके बाद इसको मिले। इस चीज को कहते हैं सेटलमेंट करना प्रॉपर्टी की, और उस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, उसको सेटलमेंट डीड कहते हैं। सेटलमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, बट इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगी देखना, अदर देन अ विल। पहले तो इसमें विल नहीं कवर होगा। विल मतलब वसीयत, यानी कि अगर यहाँ पे वो कहता कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन को मिले, तब तो वो विल हो गई ना, वो यहाँ पे सेटलमेंट में कवर नहीं कर रहा है। कॉर्डिसेल्स क्या होते हैं, चेंजेस इन अ विल, चेंजेस मेड इन अ विल, यानी कि आपने विल बना दिया, अब आपको लगता है कि विल के थ्रू आपने ना 50-50% शेयर दे दिया था अपने मिस्टर ए को और मिस्टर बी को, कोई भी होंगे, दोनों को 50-50% शेयर दे दिया। अब आपको बाद में लगता है कि नहीं, मुझे जो मेरा सी वाला बच्चा है या जो सी है उसको भी कुछ देना है वहां से, तो आपने क्या किया, 40-40 उनका कर दिया और 20 उनका कर दिया, कुछ ऐसा। या कोई और चेंज कर रहे हो, किसी भी तरह की अमेंडमेंट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो अपनी विल में, तो वो कॉर्डिसल्स के थ्रू होती है और वो उसका पार्ट बन जाएगी, विल के साथ अटैच किया जाता है। जैसे आपने प्लेंट फाइल करनी है कोर्ट में, अमेंडमेंट भी तो करते हैं ना, तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाते हैं, वो अमेंडमेंट उसका पार्ट ही बन जाता है ना बाद में, उसी तरह से। तो ये दोनों विल ही है एक तरह से, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हैं विल में तो इसके थ्रू करते हैं, वो टेक्निकल टर्म यूज किया हुआ है। तो यहां से विल को उसने क्या कर दिया, और विल कहाँ बनती है आपको पता है, इंडियन सक्सेशन सेक्शन 63 सेक्शन हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट हमने नहीं किया, बट उसको रेफर तो किया था टीपीए करते हुए हमने। तो सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो कहता है जो भी विल है वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है। विल इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, बट विल को यहाँ पे स्पेसिफिकली सेटलमेंट से क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वेयर बाय, अब वो कहता है सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट ही तो कर रहे हैं, कि इसकी रिटायरमेंट के बाद इसको और इसकी रिटायरमेंट के बाद इसको, किसमें, डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। या तो साथ के साथ उसने आज ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, या कह रहा है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद इनको मिल जाएगा, एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसको हम कहते हैं सेटलमेंट करना, अपनी प्रॉपर्टी की सेटलमेंट। कहीं नहीं पूछा जा रहा, मैंने इतनी बारी पेपर दे लिया, आज तक नहीं पूछा गया, बट आपको फिर भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए। कहीं आगे यूज भी नहीं होगा पूरा एसआरए करते हुए, क्योंकि डेफिनेशन दिया हुआ है, एक जगह बस टर्म ना इसका वर्ड आएगा तब मैं आपको बोलूंगा देखो बताया हुआ है ना आपको। तो सेटलमेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि सेटलमेंट का मतलब है सेटलमेंट में विल नहीं आएगा, और कोई भी अगर चेंजेस इन अ विल है वो उसमें कवर नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के यहाँ पे लिखिए साइड पे, हाँ इंस्ट्रूमेंट लिखिए एक बारी, इंस्ट्रूमेंट को सर्कल करके साइड पे लिख लेना क्या क्या कवर होगा। इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल डीड, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड एटसेट्रा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ सेल डीड, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड एटसेट्रा, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी से अगर वो डील कर रहा है, सक्सेसिव, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, सक्सेसिव, बिल्कुल हाँ ठीक है। हम्म, नहीं मरने के बाद नहीं आएगा, मरने के बाद आ गया तो फिर वो विल हो जाएगी ना, विल को वो एक्सक्लूड कर रहा है। और बाकी जितनी भी सेटलमेंट है जो डिस्पोज ऑफ, जिसमें अभी के अभी कर रहा है प्रॉपर्टी को, या फिर एग्री कर रहा है डिस्पोज ऑफ करने के लिए,
मरने के बाद जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वो विल में कवर हो जाएगा, उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारी चीजें सेटलमेंट में कवर हो जाएगी। एट प्रेजेंट हो या बाद में, यहाँ पे एट प्रेजेंट तो नहीं उसने दिया, वो कहते हैं मैं जब 60 का हो जाऊंगा मेरी रिटायरमेंट के बाद इसको चले जाए और उसके बाद इसको चले जाए, ये सेटलमेंट हो जाएगी। लिख लो, ये एग्जाम्पल ही लिख लो आप, यहाँ पे है जगह आपके पास, कहीं पे भी 2 लाइंस लिखो उसी में, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको नोट्स में नहीं लिखवाने वाला हूँ कुछ, ये पूछा भी नहीं जाता आपसे पेपर में, तो फिर भी मैंने एग्जाम्पल के साथ करवा दिया कि थोड़ा। हाँ, वो अलग चीज़ हो गया ना, फैमिली सेटलमेंट हमने किया हुआ है, बट वो भी आ जाएगा, सेटलमेंट ही है वो भी, बट अगर वो मरने के बाद की बात कर रहा है फिर वो विल हो जाएगी, वो सेटलमेंट नहीं होगी वहां पे। ठीक है, कि और तरह से किसी तरह से अरेंज करना प्रॉपर्टी को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए क्रिएट्स अ सेटलमेंट, मिस्टर ए क्रिएट्स अ सेटलमेंट टू ensure that, to ensure that after his retirement, after his retirement his property will be transferred, his property will be transferred to his son, his property बेयर पे ही लिख लेना इसको, ठीक है, his property will be transferred to his son and then to his grandson, then to his grandson. This settlement is a legal instrument, ये settlement है, this settlement is a legal instrument that provides for future devolution of property, that provides for future devolution of property। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लिख लिया करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 ईयर के बाद अगर अपना बेयर एक्ट खोलोगे ना तो आपको ये रिकॉल हो जाएगी, अदरवाइज फिर दोबारा से दिमाग लगाओगे सेटलमेंट होता क्या था। ठीक है, सेटलमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट। ट्रस्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इतना याद रख लेना। इंडियन ट्रस्ट एक्ट हमारे पास अलग से है जो ट्रस्ट से डील कर रहा है, उसके सेक्शन 3 में ट्रस्ट का मीनिंग दिया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। यहाँ पे भी 3 में ही दिया हुआ है, 3 मतलब यहाँ पे सी में दिया हुआ है और वहां पे सेक्शन 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में हमारे पास क्या है, ट्रस्ट की डेफिनेशन, और ये कहता है इसका सेम मीनिंग होगा जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में हमारे पास दिया हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ये ट्रस्ट होती क्या है, जब मैं सेक्शन 11 करवाऊंगा ना आपको इसमें तब डिटेल में बताऊंगा, अभी उसके कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर दिस, वो कहता है ऑब्लिगेशन भी इसमें कवर हो जाएंगे। बस इतना याद रखिए, सेक्शन 3 जो है वो ट्रस्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ट्रस्टी मतलब जिसको प्रॉपर्टी दिया गया है, जो होल्ड कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग अ प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट इज ट्रस्टी। फिर ये तो सब में मिल ही जाता है हमें, है ना, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करोगे उसमें मिल जाएगा, पार्टनरशिप करोगे उसमें मिल जाएगा, एसआरए भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की ही कॉन्टिन्यूएशन है उसमें भी मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस used herein but not defined and defined in Indian Contract Act have the meaning respectively assigned to them in that act। जो वर्ड्स अगर कल को यहाँ पे कहीं पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, यहाँ तो डिफाइंड नहीं है, यहाँ तो सिर्फ यही चीजें डिफाइंड है, बट आईसीए में यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, सेम मीनिंग रहने वाला है। अगर ऑफर कहीं लिखा हुआ आ गया, एक्सेप्टेंस कहीं लिखा हुआ आ गया, या जो जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट वहां पे डिफाइंड है, तो वो सारे मीनिंग जो है वो सेम रहने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, आगे देखिए। बस ये जो एसआरए में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो पहली क्लास होती है ना ये थोड़ी बोरिंग होती है। अब मुझे नहीं पता आपको बोरिंग लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि हम टेक्निकल टॉपिक्स पे गए नहीं है ना, अभी लॉ पढ़ना ही नहीं शुरू किया, हम सिर्फ वो कहानी हिस्ट्री पढ़ी जा रहे हैं, क्यों एसआरए, क्या एसआरए, इक्विटी क्या, इक्विटेबल रिलीफ क्या, वो मैगजिम्स वगैरह। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा लगता है इसमें, बट कुछ पूछ लिया, मैं आपको ये भी कर सकता था यहीं से स्टार्ट कर देता सेकंड क्लास से, आपको पता भी नहीं चलना था कि कहाँ से शुरू किया कहाँ से नहीं, बट मुझे पता है कि प्रीलिम्स में आपसे वो फर्स्ट क्लास में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं, सिर्फ इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में लेके गया। फिर देखिए सेविंग्स,
except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract act. यानी कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रही है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई और रिलीफ वहां पे मिल रहा है तो ये एक्ट आपको डिप्राइव नहीं कर रहा है। यानी कि आप ये तो मांग ही लीजिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या रिलीफ दे रहा है, डैमेजेस देता है ना, कंपनसेशन वगैरह। तो ऐसा नहीं कि अगर आप कंपनसेशन मांग लिया तो आप स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मांग सकते हो, और अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लिया यहाँ पे तो आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेव कर रहा है उस चीज को, सेविंग लिखा हुआ है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज, अगर कहीं और कुछ और लिखा हुआ है ना स्पेसिफिकली कि आप सिर्फ या तो यही मांग सकते हो या फिर किसी और एक्ट में रिलीफ, तब तो वो अलग बात है। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एज अ जनरल रूल हमारे पास क्या है कि दिस एक्ट इज नॉट डिप्राइविंग एनी पर्सन, SRA इज नॉट डिप्राइविंग एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ, जो उसके पास राइट टू रिलीफ बनता है। कौन सा रिलीफ? अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में वो जो भी रिलीफ ले सकता है वो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एडिशन टू दैट रिलीफ उसको क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब कोर्ट से रिलीफ मांगोगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग लोगे, कोर्ट से रिलीफ मांगोगे डैमेजेस भी मांग लोगे, जो जो रिलीफ बन रहे हैं वो सारे रिलीफ मांग लोगे। फिर टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये जो एक्ट है यहाँ पे सेव कर रहा है वो इस चीज को, वो कहता है कि ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा किसको? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो लिखा है वो ठीक है, वो सुपरसीड कर जाएगा, तो ये एक्ट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। उसकी जो प्रोविजंस है वो सेव है यहाँ पे, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। स्पेसिफिक रिलीफ, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws। जो स्पेसिफिक रिलीफ है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होगा? इंडिविजुअल के सिविल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना, सिविल लॉ है ये हमारे पास, तो जो सिविल राइट्स होंगे उसी के लिए आप जा सकते हो। क्रिमिनल साइड पे कभी ये नहीं कहोगे मुझे तो स्पेसिफिक रिलीफ ही चाहिए। ठीक है, specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for mere purpose of enforcing a penal law। तो penal law में कभी भी specific relief नहीं होता है। specific relief सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? सिविल लॉ में। प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है और बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो यहाँ से आगे तो हमारा मेन स्पेसिफिक रिलीफ स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको करवाते हुए भी अब फिर कहानी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब टाइम भी लगेगा। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज कवर किया है, जिससे आपको सिर्फ एक बेस बनाना है। ये पूरा का पूरा लॉ है इक्विटी के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे जो आपको रिलीफ दिए हुए दे ऑल आर इक्विटेबल रिलीफ। ये पूरी जितनी भी प्रोविजंस अभी तो हमने बेसिक पढ़ा ना, उसके बाद यहाँ से जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे वो इक्विटी के ऊपर ही बेस्ड है सारा का सारा। हम लिखेंगे भी बार बार, जब लिखेंगे हर चीज में यही लिखेंगे कि बेस्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? फेयरनेस। ये लॉ ही हमने इसलिए बना दिया ताकि हम फेयरनेस कर पाए। ठीक है यहाँ तक? अब टाइम है तो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कल ही लिखेंगे, मतलब है ना। कल इसको लिखने वाले जितना भी आज समझाया है ना आपको, वो आपको कल थोड़ा सा लिखवा दूंगा 10-15 मिनट में, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। फिर हम मेन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट कर देंगे सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से पेपर में 5 एंड 6 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आपने अगर पहले किया हुआ है आपको पता होगा 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 का तो कहना ही क्या है। 6 सेक्शन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना आप रिवाइज कर लेना अच्छे से।